ये तुम्हारा हौसला था कि तुम वीरा को लेकर शेर की कचार में घुस गए। मैं अपने किसी आदमी को नाहक नहीं मरवाऊंगा। पिछली दीवार पर चढ़ने वाले उस कमांडो के खुले निशाने पर होंगे। किसी को दीवार फांदने की जरूरत नहीं। कुछ लोग चौकन्ना रहें और एक आदमी दीवार के करीब जमीन खोदनी शुरू कर दे तो वो तशवीश में मुब्तला हो जाएगा। मैंने कहा, मैं समझ गया। वो इस धमक का सबब जानने के लिए दीवार पर आया और मारा गया। ये ख्याल रखना कि फिर फायर की आवाज अंदर वालों को भी होशियार कर देगी। इसकी फिक्र ना करो। हमें खतरात का पूरा अंदाजा है, इन्हें इसका इदराक नहीं है। हम इनकी बेखबरी से फायदा उठा सकते हैं। अभी तक तुम कामयाब हो, लेकिन मेरा दिल डूब रहा है। तुम इनसे इस कदर करीब हो कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। खतरात जिंदगी का हिस्सा हैं। तुम बेपरवाह होकर मेरे प्लान पर अमल कर डालो। हम दोनों अपनी हिफाजत कर लेंगे। इस वक्त एक एक लम्हा अहम था। हम अपने अंदेशों और वसवसों पर तबादला ख्याल करके ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर सकते थे। मैंने ऑपरेटर्स ऑफ करके अपनी जेब में डाल दिया। इस मकान के सामने वाले लान पर हम मौजूद थे। वो लान एल के अंग्रेजी हरूफ की सूरत में घर की दाहिनी जानिब भी फैलता चला गया था। हमारे लिए फकीराना खाना लाने के लिए चौकीदार इसी तरफ से मकान के अंदर गया और फिर वापस आया था। बाईं तरफ पोर्च का तसलसल अहाते की दीवार के साथ साथ एक पुख्ता गलियारे की सूरत में बना हुआ था। इसी समत में दूसरा मकान बना हुआ था। दाहिनी तरफ खाली प्लाट था जिस पर अव्वल खान के आदमी आसानी से दीवार तक आ सकते थे। मैंने लम्हा भर के लिए सोचा कि हम दोनों बटकर इन दोनों समतों को संभाल लें, लेकिन मैंने इस ख्याल को फौरन अपने जहन से झटक दिया। हमारे पास बीमगन की सूरत में सिर्फ एक हथियार था जो दोनों को अलग अलग तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकता था। वीरा ने इब्तदा ही में यह फर्ज कर लिया था कि वो जवान साल फकीरनी का जो रूप धार रही थी, इसमें इसके साथ जिस्मानी छेड़छाड़ का होना जरूरी था। इसके बगैर वो किसी को अपने चक्कर में नहीं फांस सकती थी। अगर इसके जिस्म पर कोई हथियार मौजूद होता तो छेड़छाड़ में इसका भांडा फूट जाता और वह मुश्किल में पड़ जाती। इसी तरह मेरी भारी और लटकती हुई जेब आसानी से शकूक व शुबहात को जन्म दे सकती थी और हथियार का ले जाना भी जरूरी था। मैंने समझौते के तौर पर बीमगन अपने साथ ले ली थी, जो भारी होने के बावजूद किसी पिस्तौल या रिवाल्वर से कहीं ज्यादा हल्की थी। मैंने बस चंद सानियों के लिए सोचा, फिर दाहिनी तरफ से पीछे बढ़ने का फैसला कर लिया। अगर हमारी किस्मत साथ देती और उधर का दरवाजा खुला हुआ मिल जाता तो हम दोनों दूसरे कमांडो को अव्वल खान की नफरी के रहमो करम पर छोड़कर बराह रास्त फाल्कन हाउस में दाखिल हो सकते थे। इस वक्त वीरा ने अपनी फितरी जिद और तकरार को यकसर फरामोश कर दिया था और बेचूच राम मेरी हदायत पर अमल कर रही थी। मेरे एक इशारे पर वो कोई सवाल किए बगैर मेरे साथ हो ली। हमारे पैरों में रबर की फटी हुई सस्ती जूतियां थीं, जिनकी वजह से हमें अपनी पेशकदमी में ज्यादा एहतियात से काम नहीं लेना पड़ रहा था। बीमगन मैंने निकाल ली थी ताकि किसी हरीफ से अचानक सामना होने की सूरत में हमें बर वक्त दिफा का तहफ़्फ़ुज़ हासिल रह सके। मकान की इस बगली दीवार में 3 खिड़कियां और 2 एयर कंडीशनर नजर आ रहे थे, जिसका वाज़ेह मतलब था कि इधर कम अज कम 2 ख्वाबगाहें मौजूद थीं। पहला एयर कंडीशनर बंद था। हम दोनों दीवार से करीब रहकर धीरे धीरे बढ़ते हुए उस दरवाजे तक पहुंच गए जो चौकीदार ने इस्तेमाल किया था। इसी वक्त मुझे जमीन पर हल्की सी धमक महसूस हुई और मैं एक जगह रुक कर खड़ा हो गया। काफी गौर करने के बावजूद मुझे कहीं से कोई मौहूम तरीन आवाज भी सुनाई नहीं थी, लेकिन मेरे कदमों के नीचे जमीन में धमक का सिलसिला जारी था, जैसे कोई जमीन पर जोरदार जरबात लगा रहा हो। शायद अव्वल खान के आदमियों ने नदी की सम से तेजी से पेशकदमी करके फाल्कन हाउस के अहाते की दीवार के नीचे खुदाई शुरू कर दी थी। मकान का दाखिली दरवाजा बंद था। अगर चौकीदार अंदर आने जाने के लिए चाबी इस्तेमाल नहीं करता था तो दरवाजा मुकफ्फिल नहीं होना चाहिए था। मैंने धड़कते हुए दिल के साथ दरवाजे की नाब घुमाते हुए अंदर की तरफ से हल्का सा जोर लगाया और दरवाजे ने अपनी जगह छोड़ दी। फाल्कन हाउस की फिजा पर छाया हुआ गहरा सकूत अचानक मजरू हो गया। कहीं करीब ही से गरिदार आवाज के साथ एक फायर हुआ था और उसी के साथ एक दिलदोज इंसानी चीख फिजा का सीना चीर कर मौत के सन्नाटे में डूबती चली गई। मैं तेजी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। वीरा मेरे पीछे थी। हम दोनों खुली फिजा से यकायक एक कुशादा और बंद राहदारी में पहुंच चुके थे, जिसके किसी दरवाजे के पीछे हमारे शिकार मौजूद थे। मैंने वीरा को देखने के लिए गर्दन घुमाई तो बाहर खुलने वाला दरवाजा खुद ब खुद बंद हो रहा था। बाहर से अकलौते फायर के बाद कोई आवाज नहीं आई थी। इससे जाहिर हो रहा था कि स्पेशल टास्क फोर्स वालों ने अपने शिकार को मार गिराया था। वो जिंदा होता तो पहली गोली का जवाब जरूर दिया गया होता। मैंने मोहतात अंदाज में दूसरा कदम बढ़ाया था कि अचानक राहदारी का एक दरवाजा खुला और इसमें से एक मुसल्लाह नेग्रो बाहर निकला। वो खासा तनोमंद स्याफाम था। उसके जिस्म पर धारीदार स्लीपिंग सूट चढ़ा हुआ था। दाहिने हाथ में बड़े बोर का पिस्तौल दबा हुआ था।
मैंने उसके जख्मी चेहरे की पहली झलक देखते ही उसे पहचान लिया कि वो वही शख्स था जो सबसे पहले गूंगा और बहरा बनकर गोल्डन फार्मेसी से दवाएं खरीदने आया था। मैं उसे आईमैन के दस्ते राज की हैसियत से पहचानता था। जलाल ने मुझे बताया था कि फाल्कन हाउस में FBI का डिप्टी डायरेक्टर जैक स्मिथ पहुंचा हुआ है। इस बदमाश के बदन पर मौजूद लिबास से जाहिर हो रहा था कि कमांडोज मिल जाने के बाद उसने अपना ठिकाना कौंसल खाने से फाल्कन हाउस मुंतकिल कर लिया था। उसने ली मार्केट के इलाके में सुल्तान शाह से हाथापाई के दौरान में जिस बेरहमी से बीम गन इस्तेमाल की थी, उससे उसकी सफाकाना ज़हनियत का इजहार होता था। वो बहुत खतरनाक आदमी था, उसे जरा सी भी मोहलत नहीं दी जा सकती थी। इससे पहले कि वो राहदारी में अपने दाएं बाएं देखता, मैंने उसके पहलू का निशाना लेकर बीम गन चला दी। हदफ बहुत करीब था। नील को पतली धार उसके बाजू पर पड़ी तो उसने हैरत से अपनी गर्दन घुमाकर इधर देखा और इसी हालत में राहदारी में ढेर हो गया। इन चंद लम्हों में लेजर शुआएं उसकी पसलियों से गुजरकर दिल के पार निकल चुकी थी। जैक नामी वो नेग्रो भी बहुत सेहतमंद था। वो पुख्ता फर्श पर गिरा तो धमाके की आवाज बहुत बुलंद थी। अचानक पूरा घर गहरी तारीकी में डूब गया। मुझे कालीन पर एक से जायद अफराद के दौड़ते हुए कदमों की धमक सुनाई थी जो तेजी से दूर होती जा रही थी। मेरे और वीरा के लिए फाल्कन हाउस की वो इमारत बिल्कुल अजनबी थी। गहरे अंधेरे में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम किधर जाएं। हमारे आगे जैक की लाश पड़ी हुई थी। इससे आगे कहाँ क्या था यह हमें मालूम नहीं था। बेखबरी में मारे जाने से कहीं बेहतर था कि पसपाई की राह इख्तियार कर ली जाती। बाहर की फिजा वजनी जूतों की तेज धमक से गूंज रही थी। अकलौती गोली चलने के बाद कहीं से कोई फायर नहीं हुआ था। आओ, मैंने वीरा कहा तामा और उसे लेकर राहदारी का बैरूनी दरवाजा खोलता हुआ दोबारा खुली फिजा में निकल गया। कहीं करीब ही फिर एक गोली चली। इस बार सुरीली सी चीख बुलंद हुई और मैं चौंक पड़ा। फाल्कन हाउस में इस वक्त सिर्फ दो औरतें हैं, मैं या कैली। वीरा ने सरगोशी की। हम दोनों दरवाजे के करीब दीवार से लगे हुए खड़े थे क्योंकि अव्वल खान के पुरजोश आदमियों की आमदो रफ्त का सिलसिला बहुत तेजी से जारी था। इनमें से किसी ने हमसे कोई तारुज नहीं किया था। शायद इनके दरमियान यह खबर गर्दिश कर चुकी थी कि फकीरों का जोड़ा इनके साथियों में शामिल था जिसे किसी को उलझने की जरूरत नहीं थी। फिर शायद STF का आखिरी जवान भी दौड़ता हुआ हमारे सामने से गुजरकर फाल्कन हाउस के अकबी हिस्से की तरफ चला गया और हमारे आसपास सन्नाटा छा गया। मकान के दूसरे हिस्सों से नकलो हरकत करने और तेज तेज बोलने की आवाजें आ रही थीं। किसी ने मकान का मेन स्विच तलाश करके ऑन कर दिया। मकान में दोबारा हर तरफ रोशनी फैल गई। इस अफरा तफरी में हमें यह पता ही नहीं चल रहा था कि अव्वल खान कहाँ था और दूसरी गोली से जख्मी होने वाली औरत कौन थी। तुम ट्रांसमीटर पर इससे बात क्यों नहीं करते? वो आसपास ही कहीं मौजूद होगा, वीरा ने मुझे टहोका देकर कहा। वाकई मेरी अकल माऊफ होकर रह गई थी। जब तक हम दोनों ने महज संभाला हुआ था सब कुछ हमारे कंट्रोल में था। अंधेरा फैलते ही फाल्कन हाउस में ऐसी हड़बोंग मची थी कि किसी का कुछ पता नहीं चल रहा था। तुम कहाँ हो? दाहिनी तरफ के लान पर हम दोनों के सिवा चिड़िया का बच्चा भी नहीं है, मगर हर तरफ से मिली जुली आवाजें आ रही हैं। ओह, मैं तुम दोनों के लिए परेशान था। मेरे आदमी इमारत में घुस गए हैं। तुम बाएं तरफ के गलियारे में आओ, यहाँ कैली जख्मी पड़ी हुई है। अंदर जैक की लाश तुम्हारे आदमियों का इस्तकबाल करेगी, मैंने अपनी रफ्तार तेज करते हुए कहा। अपने एक दो आदमी अगले लान पर भेज दो। वहां गमलों के पीछे एक लाश, एक बेहोश कैदी और सालन की प्लेट छुपी हुई है। मैं 2 आदमियों को भेज रहा हूं, तुम इन्हें काम बताते हुए सीधे मेरे पास आ जाओ। अब तुम्हारा यहाँ ठहरना खतरनाक है। ओके। गुफ्तगू मुकम्मल करके मैंने दौड़ लगा दी। किस्सा निमटते ही तुम्हारा दिमाग चलना शुरू हो गया, वीरा ने मेरे साथ दौड़ते हुए कहा। लाश और कैदी के साथ तुम्हें सालन की प्लेट भी याद आ रही थी। अव्वल खान से बात होने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। मुझे बस एक फिक्र थी कि अव्वल खान ने कैली के जख्मी होने की खबर दी थी। आईमैन के बारे में कोई बात नहीं की थी। वो मकान खासे वसी रकबे पर बना हुआ था, फिर भी बहुत बड़ा नहीं था। मैं जरा सी देर में खुद मौका पर पहुंचकर सब कुछ मालूम कर सकता था। अगले लान पर अव्वल खान के दोनों आदमी हमसे पहले पहुंचे हुए थे और उन्होंने गमले के पीछे छुपी हुई लाश दरियाफ्त कर ली थी। वो लोग अपने काम पर अबूर रखते थे, हमें वहां रुकने की जरूरत नहीं थी। हम मकान के अगले हिस्से का चक्कर काटकर रवि से आगे जाने वाली पुख्ता गली में मुड़ गए। मेरे अंदाजे के मुताबिक एक दरवाजा इधर भी बना हुआ था। पक्के फर्श पर एक जवान साल और सफेद फाम औरत बेहोश पड़ी हुई थी। वो बिलाशुबा बहुत हसीन थी, मगर कोहले के खून आलूद जख्म की वजह से उसका हुस्न दागदार हो चुका था। जख्म गहरा था और उससे खून बह जा रहा था। यह दीवार पर चढ़ते हुए गिराई गई थी। इसके साथ शायद आईमैन था। वो दीवार फांद कर बराबर वाले मकान में कूद गया। इन दोनों ने अंधेरा करके फरार होने की कोशिश की थी। अव्वल खान ने मुझे देखते ही किसी तमहीद के बगैर मुझे पूरी बात बता डाली। इस वक्त उसके साथ उसका सिर्फ एक आदमी मौजूद था। क्या से वो अंधेरे में निकल गया? बराबर के घर से कहाँ जाएगा?
किसी को इधर भेजा है तुमने? मैंने मुतासफाना लहजा में पूछा। 3 आदमी उसी की तलाश में निकले हुए हैं। यहाँ की फिक्र ना करो, आज हमने बड़ी कामयाबी हासिल की है। यहाँ 3 लाशें, 1 जख्मी और 1 बेहोश कैदी मौजूद है। उसने अपने पास तेजी से यकजा होने वाली मालूमात दोहराते हुए कहा, आईमैन की तलाश जारी है। तुम पुलिस के आने से पहले मेरी गाड़ी में जमाल के साथ निकल जाओ। इस हुलिये में तुम टैक्सी वगैरह से नहीं जा सकोगे। वो दूर की बात सोच रहा था। जैक की मौत और आईमैन के फरार ने मामलात को बहुत उलझा दिया था। इन्हें एसटीएफ वाले ही संभाल सकते थे। मेरा और वीरा का वहां मौजूद रहना किसी भी तरह ठीक नहीं था। अव्वल खान ने 3 लाशों का जिक्र करके दूसरे कमांडो के बारे में मेरा तजस्सुस दूर कर दिया था। यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, बस एक बात का ध्यान रखना कि जैक बीमगन से मारा गया है। ये काम आईमैन के खाते में जाना चाहिए। चलते चलते मुझे वो अहम बात याद आ गई। मैं अंदर कमरों की तलाशी लेने के बारे में सोच रहा था। वो भीमगन छोड़ न गया हो। अव्वल खान ने पुरुम्मीद लहजे में कहा, यह नामुमकिन है। मैंने पूरे यकीन से कहा, भीमगन और सिल्वर आई को वो अपनी जान से ज्यादा अजीज रखता होगा, उसे कहीं नहीं छोड़ेगा। असल कहानी दोनों कैदियों के बयान से सामने आएगी। देखना यह है कि कैली क्या कहती है। तुमने जैक के बारे में मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने बेचैनी से टोका। मेरे जहन पर मुख्तलिफ मसाइल ने जलगार की हुई है। तुम्हारे जहन में कोई खास बात आई है तो जल्दी से बता दो और यहां से निकल जाओ। वो हम दोनों को धक्के देकर नहीं भगा सकता था। मैं समझ रहा था कि वो मेरी वहां मौजूदगी से परेशान था। उसके बाएं बाजू से लेजर जिस्म में दाखिल हुई है और उसके जिस्म का वो हिस्सा लान की तरफ खुलने वाले दरवाजे की तरफ होगा। इस वक्त वो कमरे से बाहर आ रहा था। मैंने उसके चाने पर हाथ रखकर नरमी से समझाया, पुलिस के आने से पहले लाश की पोजीशन को बिल्कुल घुमा दो। ऐसा करने से ये मालूम होगा कि वो अपने कमरे में घुस रहा था कि बाहर से घुस आने वालों की बजाय घर में पहले से मौजूद किसी आदमी ने उसे बीम गन का निशाना बना दिया। वो पहले से अंदर मौजूद था, पुख्ता गली से निकलकर भागा है और कैली भी इसी समत में जख्मी हुई है। कोई भूल कर भी इनकी तरफ से खुलने वाले दरवाजे पर ध्यान नहीं देगा। जैक का खून आईमैन के सर चला जाएगा। मैं अच्छी तरह समझ गया, अब तुम जाओ। अव्वल खान ने मेरे इशारे पर थपकी देकर इस्तरारी लहजे में कहा। इसके साथ खड़ा हुआ आदमी फाटक की तरफ चल दिया। हम दोनों उसके पीछे हो लिए। फाटक से बाहर सड़क पर बददस्तूर गहरा सन्नाटा था। खुली फिजा में 2 फायरों की आवाजें दूर दूर तक सुनी गई होंगी, लेकिन आसूदा हालों की इस नीम आबाद बस्ती में किसी ने बाहर निकलकर सूरते अहवाल जानने का खतरा मोल नहीं लिया था। हम सड़क पार करके तारीख प्लाट पर खड़ी हुई गाड़ियों तक जा पहुंचे। वहां चौकीदारी पर मामूर आदमी अपनी जगह पर मुस्तअद और मुस्तरिब था। फिक्र न करो, अपनी सब खैर है। जमाल ने गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर सवार होते हुए उसे तसल्ली दी। इधर दुश्मन का नुकसान हुआ है, अपने सारे बंदे सलामत हैं। शुक्र है खुदा का। गाड़ियों के निगरान के होंठों से बेसाख्ता आवाज निकली। वो कोई खास बात नहीं थी। रोजमर्रा बोलचाल में लोग किसी गहराई के बगैर ऐसे तशक्कुर अमेज कलमात महज आदत के तौर पर इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन एसटीएफ के इस एहलकार के लहजे में दूसरों से अपनायत और अपने रब की बंदगी का इस कदर गहरा एतराफ पेनहा था कि बेइख्तियार मेरा दिल भारी हो गया। हम दोनों के लिबास मजहक का खेज बल्कि बहुत ज्यादा फकीराना थे। हम नशिस्तों पर बैठते तो सारे रास्ते लोगों की तहायुर ज़दा या तज़ही का अमीज़ निगाहों का निशाना बने रहते। हम अगली नशिस्त अबूर करके खामोशी से अकवी पायदान में बैठ गए। जमाल ने इंजन स्टार्ट किया और जीप नाहमवार जमीन पर उछलती हुई आगे बढ़ गई। फाल्कन हाउस में बहुत कुछ हुआ था। जैक और उसके दोनों कमांडो की मौत के वाक़यात तहलका खेज थे। कैली के पकड़े जाने का वाक़या भी मामूली नहीं था, मगर मुझे इन मुश्तरका कामयाबियों की ज्यादा खुशी नहीं थी। मुझे आईमैन के निकल जाने का सदमा था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि वह अव्वल खान के आदमियों को फरेब देकर गायब नहीं हो सकेगा, मगर फैसला कुन खबर मिलने तक मेरी तशवीश दूर नहीं हो सकती थी। शीख आईमैन हमेशा से अपनी तिल्स्माती सलाहियतों का मुजाहिरा करते आए थे, वो भी इनमें से एक था। हमारा कारवां घर से बोट बेसन की तरफ रवाना हुआ तो सुल्तान शाह को यह इल्म नहीं हो सका कि वीरा किस भेस में हमारे साथ गई थी और मेरा क्या बहरूप था। गजाला ने उसे जबरदस्ती गुस्ल करने के लिए भेज दिया था ताकि उसके जहन पर छाई हुई कहोलत ढल सके और वो ताज़ा दम हो जाए। वापसी पर हम जीप से उतरते ही घर में घुस गए थे। जरूरत के तहत हम सब कुछ कर गुजरे थे, लेकिन ऐसे शर्मनाक खुलियों में पड़ोसियों की नजरों में आना कोई खुशगवार तजर्बा नहीं हो सकता था। जरूरत खत्म हो जाने के बाद शर्मिंदगी का वो एहसास यकायक बेदार हुआ था। घर में घुसते ही सुल्तान शाह ने एक बेसाख्ता कहके से हमारा इस्तकबाल किया, फिर उसे अपनी सारी तवज्जो वीरा पर मरकूज कर दी। वेरी गुड, आज तुमने पहली बार अपना शायाने शान लिबास इस्तेमाल किया है। गजाला ने मुझसे तुम दोनों के बहरूप के बारे में सरसरी सा जिक्र किया था, तो मैं इतनी बड़ी तब्दीली का तसव्वुर भी नहीं कर सका था।
मालूम होता है कि दुश्मनों ने डैनी से ज्यादा तुमको नोचा घसोटा है। तुम्हारा लिबास जगह जगह से फटा हुआ है। वीरा यहां से इसी वजह में गई थी। गजाला ने सुल्तान शाह को लुकमा दिया। तुम यकीन करो कि इस हुलिये में तुम स्विमिंग कॉस्ट्यूम से ज्यादा उभर रही हो। पेरिस चली जाओ तो तुम्हारे ये कपड़े फैशन बन जाएंगे। ज्यादा बकबक मत करो। मैं कपड़े बदलकर 2 मिनट में अपने पुराने रूप में आ सकती हूँ। तुम 2 दिनों में अपने बिगड़े हुए चेहरे की तराश खराश नहीं करवा सके। वीरा का जवाब बहुत ज्यादा जाती और जारिहाना था। सुल्तान शाह के होंठ जुड़ कर रह गए। वीरा होले होले सीटी बजाती हुई अपने कमरे में जा घुसी तो मैंने सुल्तान शाह से धीरे से कहा, फिक्र ना करो, आज हमने कालिये से तुम्हारा भरपूर बदला ले लिया है। कल के अखबार में तुम्हें पूरी कहानी मिल जाएगी। लिबास के बारे में अब वीरा से कुछ नहीं कहना। अपनी घटिया हरकतों से आज उसने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। औरत मुजस्सम में तबाही है। सुल्तान शाह गहरा सांस लेकर बोला, इसने बड़े बड़े शाहों और जर्नैलों को मरवाया है। वीरा ने अपनी जरा सी सतर नुमाई से कालियों को मरवा दिया तो यह हैरत की बात नहीं है। औरत बड़े बड़े मर्दों को मरवाती आई है। मैंने मजीद तफसील में जाना मुनासिब नहीं समझा और अपने कमरे की तरफ चल दिया। मुझे लिबास तब्दील करने में चंद मिनट सर्फ हुए होंगे कि गजाला ने बाथरूम का दरवाजा पीट कर अव्वल खां के फोन की इतला दी। मैं कमीज के बटन बंद किए बगैर हड़बड़ा कर बाहर निकला और ख्वाबगाह में मौजूद इंस्ट्रूमेंट का रिसीवर उठा लिया। मेरी आवाज सुनते ही अव्वल खान ने बोलना शुरू कर दिया। आईमैन का दिमाग उलट गया है। मेरे आदमी उस तक पहुंचने की कोशिशों में कामयाब नहीं हो सके। वो फाल्कन हाउस से तीसरे मकान में एक मुलाजिम को हलाक करके वहां से गाड़ी ले भागा है। यह बहुत बुरी खबर है अव्वल खान, उसका पकड़ा जाना जरूरी था, मैंने अफसुर्दगी से कहा। मुझे मालूम है, उसने एतराफ किया, इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया है। उसकी डूबती और उबरती हुई आवाज से अंदाजा हो रहा था कि उसने सनसनी और हलचल के माहौल से अलग हटकर किसी गोशाए आफियत से अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल किया था। वो अपनी कब्र खुद खोद रहा है। उसे ज्यादा देर तक आजाद रहना नसीब नहीं हो सकेगा। मैंने तलखी से अपने दिल की भड़ास निकाली। इस कत्ल में उसने बीम गन इस्तेमाल की है। वो जैक के कत्ल के इल्जाम से अपनी गर्दन नहीं बचा सकेगा। तुम्हारे फोन से जाहिर हो रहा है कि पुलिस की आमद के बाद तुमने तेजी से अलहदगी इख्तियार कर ली है। यह जरूरी था। तुम्हें मालूम है कि कागजों पर स्पेशल टास्क फोर्स कुछ भी नहीं है। उसकी आवाज से मजबूरी का इजहार हो रहा था। इन वाकयात से बरी उल जिम्मा होने के बावजूद उसकी मसरूफियात अहम थी। अपनी फोर्स को पसे पर्दा रखते हुए उसे पुलिस अफसरान को पूरी तरह ब्रीफ करना था कि इस रात वहां हुआ क्या था, ताकि कानूनी कार्रवाई के तमाम तकाजे पूरे किए जा सकें। उसने इजाजत चाही तो मैंने गुफ्तगू को वहीं खत्म कर दिया। मैं ड्राइंग रूम में पहुंचा तो वीरा मुझसे पहले तैयार होकर बनी सवरी वहां बैठी हुई थी। उसके हाथ में स्काच का गिलास दबा हुआ था जिसे उसने अपनी गोद में टिकाया हुआ था। तुम इस उम्मुल खुबाइस से पीछा नहीं छुड़ा सकती तो कम अज कम इसे मेरे सामने न लाया करो। सुल्तान शाह ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, तुम इसे पिदरुल खुबाइस या अबुल खुबाइस क्यों नहीं कहते? वीरा ने अपनी इल्मियत झाड़ते हुए एतराज किया, क्या यह जरूरी है कि हर बुरी चीज को औरतों से मंसूब किया जाए? मजबूरी है। शराब और विस्की दोनों मुअन्नस हैं। एक मुअन्नस को बाप का दर्जा कहीं नहीं दिया जाता। इस वक्त सुल्तान शाह भी अपनी काबिलियत के मुजाहिरे पर तुल गया था। वीरा, यह बदतमीजी है, मैंने मुदाखलत करते हुए उसे टोका। तुम्हें दूसरों के जज्बात का पास करना चाहिए। कुछ अरसे से तुमने कभी कभी कमरे से बाहर निकलना भी शुरू कर दिया है। यहाँ दूसरा कौन है? सब अपने हैं। वीरा डटाई से मुस्कुराते हुए बोली, कोई आया तो ये मेरा वादा है कि खामोशी से अपने कमरे में चली जाऊंगी। दिन भर की भाग दौड़ के बाद मैं इस वक्त बहुत शिद्दत से तलब महसूस कर रही थी। तुम ये शौक अपने कमरे में पूरा कर सकती थी। इस बदबू को पूरे घर में फैलाने की क्या जरूरत थी? सुल्तान शाह ने चिड़चिड़े लहजे में कहा, इस वक्त मुआफी दे दो, आइंदा मैं ख्याल रखूंगी। वीरा ने मसालिहाना रवैया इख्तियार करके मुझे हैरान कर दिया। इस पर मजीद किसी एतराज की गुंजाइश नहीं थी। उसने फौरन गिलास से एक घूंट ले लिया। फकीरनियों के दिन फिरते हैं तो वो इसी तरह शर्म व हया को बालाए ताक रखकर अपने शौक पूरे करती हैं। सुल्तान शाह ने खास तौर से किसी को मुखातिब किए बगैर कहा, मैं इस वक्त से शराब पी रही हूं जब तुम चुस्नी से दूध पिया करते थे। वीरा ने ताव में आकर जवाब दिया, शर्म व हया देखनी है तो किसी वक्त जाकर मैडम फरजाना से उसके फ्लैट पर मिल लेना। वो क्लिफ्टन में रहती है, मेरी तरह अमरीकी नहीं, तुम्हारी हम वतन है। ये कौन सा शरीफ है? सुल्तान शाह ने हैरत से पलकें झपकाते हुए मुझसे पूछा। ये कल वाली वही औरत है जिसने फार्मेसी के एक मुलाजिम को 2000 रुपए देकर कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश की थी। आज का दिन बहुत हंगामा खेज गुजरा है। गजाला ने तुम इस बारे में बता दिया होगा। वो औरत आज 2 बजे फिर वहीं आई थी और आईमैन के फरार के बाद धर ली गई। कमाल है, वो ऐसा क्या काम करती है जो वीरा मुझे उसके पाकिस्तानी होने का ताना दे रही है? सुल्तान शाह अपना सर झटक कर बोला, ये पूछो कि वो क्या नहीं करती। मैंने खिफत अमीर लहजे में कहा, शराब फरोशी और काबागिरी उसके महबूब तरीन पेशे हैं, मगर आज वो हमारे लिए बहुत कारआमद साबित हुई है।
मैंने इन दोनों के दरमियान तलखी बढ़ने से पहले ही मौजू को गैर महसूस अंदाज में तब्दील कर दिया। बाद के वाक़यात के बारे में मैं भी बेखबर हूँ, गजाला ने मुझे जताया। अब दोबारा आए तो उजलत में थे। मैंने गजाला की बात काट दी और कहा, इस वक्त जलाल से बहुत आम बातें हुई। मैं इन लोगों को इख्तिसार के साथ उस शाम के वाक़यात के बारे में बताता चला गया। तो क्या जैक वाकई मारा जा चुका है? सुल्तान शाह का चेहरा मुसर्रत से दमक उठा।